नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में हर रोज आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं और इसके लिए कार्यक्रम में है 3 सेगमेंट। पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, बात होगी कृषि स्टार्टअप की और आखिर में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, सबसे पहले विज्ञान और किसान में आज आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा पके छिले नारियल का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिया गया है। जी हां, 2700 रुपये प्रति क्विंटल इसका मूल्य निर्धारित किया गया है, जिससे पके छिले नारियल के जो किसान हैं उनको आने वाले समय में लाभ पहुंचेगा। आपको बता दें, पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें 5% की वृद्धि की गई है। केंद्र सरकार ने पके छिले नारियल के लिए 2020 सीजन का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल 2700 रुपये घोषित किया है। इस प्रकार 2019 सीजन के प्रति क्विंटल 2571 रुपये से 5% से ज्यादा की बढ़ोतरी एमएसपी पर की गई है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मोदी सरकार ने देश भर में हर स्तर पर सभी तरह की उपज के किसानों व संबंधित वर्गों के हितों को सर्वोपरि रखा है। पके छिले नारियल के न्यूनतम समर्थन भाव में वृद्धि से ताजा नारियल का प्रापण सुगम होगा। साथ ही लाखों लघु नारियल किसानों को बढ़ी हुई एमएसपी का लाभ मिल सकेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि नारियल लघु किसानों की फसल होने के नाते किसानों के स्तर पर एकत्रीकरण और खोपरा बनाने के लिए व्यवस्था करना आम बात नहीं है। यद्यपि पेषण खोपरा का न्यूनतम समर्थन भाव 2020 फसल मौसम के लिए 9,960 रुपये प्रति क्विंटल है, फिर भी छिले नारियल के लिए उच्चतर न्यूनतम समर्थन भाव की घोषणा से लघु किसानों को तुरंत नकद मिलना सुनिश्चित हो जाता है, जो उत्पादों को अपने पास रखने में असमर्थ हैं और जिनके पास खोपरा बनाने के लिए अपर्याप्त सुविधा होती है। कोविड-19 महामारी के संकट के दौर में न्यूनतम समर्थन भाव में बढ़ोतरी नारियल किसानों के लिए राहत पहुंचाएगी। और इसी के साथ ही कृषि दर्शन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की। किसान बहनों भाइयों, लगातार आपको कृषि स्टार्टअप में हम जानकारी देते हैं कैसे जो किसान हैं वो दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं और उनकी कामयाबी का सफ़र कैसा रहा। आज भी एक ऐसे ही किसान की सफलता की कहानी आपको हम बताने जा रहे हैं। ये किसान हैं महाराष्ट्र के और इन्होंने क्या कुछ अनोखा किया और सफलता पाई, आइए देख लेते हैं हमारे सेगमेंट में। तकरीबन 600 एकड़ का ये खेत बंजर होने की कगार पर था। वजह थी सिंचाई। सिंचाई भी खेतों को बंजर कर सकती है, ये सुनने में भले आपको अटपटा सा लगे, लेकिन विनायक पाटिल के ये खेत सिंचाई की वजह से ही बंजर होने जा रहे थे। पानी की वजह से इन खेतों की उत्पादकता कम हो रही थी। तकरीबन 100 एकड़ के खेत बंजर हो भी चुके थे, लेकिन विनायक पाटिल के एक फैसले ने इन खेतों को जीवन दान दे दिया।
न सिर्फ खेतों को बल्कि किसानों की उम्मीदों को पर लगा दिए। ऐसा क्या हुआ और ऐसा क्या किया विनायक पाटिल ने इन खेतों की सेहत को सुधारने के लिए? यही बात विनायक पाटिल को एक साधारण सोच के किसान से अलग करती है। ड्रिप इरिगेशन का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन ड्रिप इरिगेशन के जरिए 600 एकड़ की बड़ी खेती को भी सींचा जा सकता है, ये आपने शायद ना सुना हो। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश में ये पहला और इकलौता प्रयोग है जिसे विनायक पाटिल ने अपने साथ साथ दर्जनों किसानों के खेतों में इस्तेमाल किया है। 600 एकड़ का ये खेत पूरी तरह से टपक सिंचाई के जरिए नियंत्रित हो रहा है। सिंचाई को लेकर किसी तरह का मानवीय हस्तक्षेप नहीं है इन खेतों में। जब जिन पौधों को पानी चाहिए है और जितना पानी चाहिए वो एक कंट्रोल रूम से नियंत्रित होता है। यानी सिंचाई का पूरा सिस्टम एक तरह से ऑटोमेटिक है। 25 साल में जो हम फ्लड इरिगेशन कर रहे थे, उसकी वजह से ये जो बंजर ज़मीन बढ़ रही थी उसको रोकने के लिए, और जो हमारा उत्पादकता था वो गन्ने का थोड़ा बहुत कम हो रहा था, तो उस दोनों जो रीज़न थे, मेन रीज़न जिससे हमारी आमदनी घट रही थी, उसके लिए हमने सोचा कि ये जो उत्पादकता है वो बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशन करने के बाद, बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ डिस्कशन करने के बाद सब ने हमको सुझाव दिया कि हम उसमें ड्रिप कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम जो ज़मीन बंजर हो रही है वो बच जाएगी और आपकी उत्पादक क्षमता भी बढ़ जाएगी। लेकिन हमने वो देखा कि 5 साल पहले हमने उसके बारे में थोड़ा स्टडी किया, तो हमने देखा कि जो रेगुलर ड्रिप सिस्टम है वो अकेले फार्मर का 10-20 एकड़ तक चल सकता है, लेकिन कम्युनिटी ड्रिप इरिगेशन जो बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके जो सिस्टम चलाया जाता है वो कहीं दिख नहीं रहा था, कहीं नहीं है। तो हमने उसमें सोचा कि हम कम्युनिटी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम करेंगे, लेकिन उसका जो पूरा नियंत्रण है वो सारी टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम पूरा कंप्यूटर पे नियोजन करेंगे। दरअसल टपक सिंचाई के जरिए आप सीमित और नियंत्रित इलाके में सिंचाई कर सकते हैं। नियंत्रित यानी खेत का वो इलाका जिस पर किसान का नियंत्रण हो। लेकिन अगर खेत बड़ा हो, जैसे विनायक पाटिल और उनके किसान मित्रों का खेत, जिसका एरिया तकरीबन 600 एकड़ है, तो फिर उसमें पूरी तरह से टपक सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। लेकिन यहाँ इस 600 एकड़ के खेत में लगी फसल के हर पौधे के पास टपक सिंचाई के लिए पाइप पहुंचा है। ये पाइप किन पौधों को पानी दे रहा है और किन्हें नहीं दे रहा है, इसकी देखरेख किसान के लिए वाकई कठिन है। अगर देखरेख के लिए मजदूरों को लगाया जाए तो उनकी भारी फौज खड़ी करनी पड़ेगी। नतीजा ये होगा कि खेत की उत्पादन लागत इतनी ज्यादा हो जाएगी कि किसान को खड़ी फसल पर मुनाफे की बजाय बड़ा घाटा हो जाएगा। लेकिन विनायक ने इस परेशानी का हल निकाला और टपक सिंचाई के इस पूरे सिस्टम को कंप्यूटर से जोड़ दिया। अब इस 600 एकड़ के खेत की टपक सिंचाई को नियंत्रित करने के लिए एक कंट्रोल रूम है और उस रूम में एक कंप्यूटर है जो 600 एकड़ के खेत में लगे हर पौधे की जरूरत के हिसाब से पानी पहुंचाता है। जिस दिन हमने ये 600 एकड़ पूरा ड्रिप करने का डिसीजन ले लिया, तब हमने उसमें
थोड़ा स्टडी करना शुरू किया तो हमने देखा कि जो भारत भर में जो ड्रिप सिस्टम अभी चल रहे थे उस वक्त वो सब मैन्युअली ऑपरेटेड थे, जो हाथ से चालू बंद करना पड़ता था। और वो उसी तरह का जब हम इस्तेमाल इसी प्रोजेक्ट में करते तो हमको मैन पावर बहुत ही ज़्यादा लगता और जो संस्था के लिए इकोनॉमिकल नहीं रहता। और जो एक्चुअली में जो वॉल चेंजिंग करना पड़ता है उसके बीच में वॉल चेंज करते बीच में प्रेशर ड्रॉप होने का बहुत चांसेस रहते थे। तो हमने सोचा कि यह जो वॉल ऑपरेटिंग है वो पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक होने चाहिए, इसीलिए हमने वॉल पूरे ऑटोमेटिक कर दिए हैं। अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो वॉल है ये मैन्युअली ऑपरेटिंग वॉल है। जैसे हम इसको चालू बंद करते हैं उसमें बहुत वक्त लग सकता है, कारण क्योंकि जो लिफ्ट इरिगेशन में बहुत ही फील्ड है, 600 एकड़ में बहुत सारे वॉल है और वो चालू बंद करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है। तो हमने यह जो कंप्यूटर ऑपरेटेड वॉल है उसका पूरा कंट्रोल वो फिल्टर स्टेशन से कंप्यूटर के द्वारा होता है। न सिर्फ पानी बल्कि खेतों में खाद और फर्टिलाइजर का प्रयोग भी इसी टपक पद्धति की सिंचाई के जरिए किया जा रहा है। फर्टिलाइजर का नियंत्रण भी इस नियंत्रण कक्ष से होता है, यानी फर्टी इरिगेशन। इसका फायदा ये हो रहा है कि फसलों को उतना ही खाद मिल रहा है जितनी की उन पौधों को जरूरत है। जैसे कि ये ड्रिप इरिगेशन प्रोजेक्ट 4 साल से चलने के बाद हम सोच रहे हैं कि गन्ने की जो उत्पादन क्षमता है और बढ़ानी चाहिए। वो बढ़ाने के लिए फर्टिगेशन शेड्यूल्ड है वो ड्रिप द्वारा करना चाहिए। जैसे कि फर्टिगेशन वाटर सोल्यूबल जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका यूज़ करना चाहिए, ताकि हम ऊपर से स्ट्रेट फर्टिलाइजर दे के ज़मीन का और इकोनॉमिकल उसका तोटा हो रहा है। तो हमने अभी यह 50 एकड़ को फर्टिलाइज़र ऑटोमेशन किया है, जिसमें अभी आप यहाँ देख सकते हैं ये जो 4 टाकियाँ है उसमें 1 में से नाइट्रोजन, 2 में से फास्फोरस, 3 में से पोटैश और 4 में से माइक्रोन्यूट्रिएंट दे रहे हैं। यह टाकी में 1,000 लीटर का पानी का स्टोरेज रहता है और इसमें हम एक समान सब फर्टिलाइजर्स 1:100 का रेशियो करके इसमें डाल के रखते हैं। इस कम्युनिटी ड्रिप सिंचाई सिस्टम की खासियत ये है कि किसान को अपने खेतों में जाने की जरूरत नहीं। खाद और पानी का नियंत्रण एक जगह से होने की वजह से किसान अपनी फसल को लगाने के बाद निश्चिंत हो सकता है। सांगली के इस गांव में क्रांति आ चुकी है और कई किसान इस क्रांतिकारी मॉडल को अपना रहे हैं। यही विनायक पाटिल की महानायकी है। तो देखा आपने महाराष्ट्र के एक कामयाब किसान का ये सफ़र। हम उम्मीद करते हैं ऐसा ही सफ़र आपका भी हो। लगातार जानकारी इसलिए आपको हम देते रहते हैं। फिलहाल जानकारी का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं फिलहाल के मौसम में हम कद्दू वर्ग यानी जो बेल वाली सब्जियां हैं उनकी खेती करते हैं, लेकिन खासतौर से अगर इनकी खेती संरक्षित ढंग से की जाए तो और ज़्यादा मुनाफा आपको मिल सकता है। और इसी कड़ी में खीरा और करेला ये ऐसे 2 विकल्प हैं सब्जियों के जिनकी फसल हम संरक्षित रूप से बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ना सिर्फ उपज हमें अच्छी मिलेगी, गुणवत्ता अच्छी होगी तो हमें मुनाफा भी अच्छा मिल पाएगा। लेकिन संरक्षित रूप से इनकी खेती करने में आपको किस तरह का प्रबंधन अपनाना होगा वो जान लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में।
खीरा और करेला भारत में गर्मी के मौसम में उगाई जाने वाली दोनों ही प्रमुख फसलें हैं, जिनमें खीरा है वो बहुत ही लंबे समय से संरक्षित कृषि में इसकी खेती की जा रही है, जिससे कि अधिक उत्पादन मिलता है और अधिक उत्पादन के साथ साथ इसमें जो उत्पादन है वो बहुत ही जल्दी मिल जाता है। तो हम आज चर्चा कर रहे हैं कि खीरा और करेले दोनों की खेती संरक्षित कृषि में कैसे करें। हमें पता है कि करेला है वो भी आजकल इसकी खेती संरक्षित संरचना में बहुत ही प्रचलित हो रही है, क्योंकि इसका औषधीय महत्व बहुत अधिक है। जो संरक्षित कृषि है उसमें खीरे की उन किस्मों का चयन करना चाहिए जो गाइनोसियस हो, बीज रहित हो तथा उनकी जो बाहरी जो त्वचा होती है वो मुलायम हो, फल कोमल हो और उसका जो आकार है वो लंबे हो और लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर उनकी लंबाई होनी चाहिए। तो इनके लिए जो प्रमुख जो किस्में हैं वो पंत बीज रहित खीरा 2 है, पंत रहित बीज खीरा 3 है और पूसा बीज रहित खीरा 6 है। और जो करेला है उसके लिए मुख्यतः संरक्षित संरचना के लिए पूसा संस्थान, जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली ने एक किस्म का विकास किया है जो पूसा रसदार के नाम से जानी जाती है। इसके जो फल होते हैं वो कि कोमल होते हैं और जो शिमला मिर्च होती है उसके समान आकार में होते हैं और इसका जो गूदा होता है वो बहुत अधिक मोटा होता है और फल की लंबाई भी लगभग 15 से 17 सेंटीमीटर के बीच मध्य होती है और इसकी जो फल की मोटाई होती है वो लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर होती है। तो इससे कि इसमें जो जूस होता है उसकी मात्रा अधिक होती है, जो कि जो डायबिटीज़ के जो रोगी हैं उनके लिए भी ये लाभदायक होती है। तो इस प्रकार से हमें इन किस्मों का संरक्षित कृषि के लिए चयन करना चाहिए। हम बात करते हैं कि किस प्रकार से इसकी खेती करें। तो सबसे पहले इसके लिए पौधशाला तैयार की जाती है या इसकी संरक्षित संरचनाओं में सीधी बीज की बुआई की जाती है। अगर हम इसकी पौधशाला तैयार करना चाहते हैं तो प्लग ट्रे, जिनको हम प्रो ट्रे के नाम से भी जानते हैं, उनमें जो मर्दारहित माध्यम है जिसमें कोकोपीट, वर्मिकुलाइट और परलाइट, ये 3 मर्दारहित माध्यम होते हैं, जिनमें कोकोपीट का 3 भाग, वर्मिकुलाइट का 1 भाग और परलाइट का 1 भाग, तीनों का 3:1:1 के हिसाब से लेकर इसको अच्छी प्रकार से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद में इसको प्रो ट्रे में भर देते हैं। भरने के बाद में प्रत्येक खांचे में एक बीज की ही बुआई की जाती है। बीज की बुआई करने के बाद में जो प्लग ट्रे होती है, जिनको हम प्रो ट्रे के नाम से जानते हैं, इन ट्रे को जो दूसरी संरक्षित संरचनाएं होती है उनमें रख देते हैं, जहां पर तापमान 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्योंकि इसके जो अंकुरण होता है बीजों का उसके लिए 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। और लगभग 20 से 25 दिन बाद में खीरे की और 25 से 30 दिन बाद में करेले की एक उन्नत और अच्छी पौध तैयार हो जाती है, जिसको कि मुख्य खेत में स्थानांतरित किया जा मुख्य खेत में या जो हमारी जो संरचनाएं होती हैं जिनमें पोली हाउस है, ग्रीन हाउस है, हाईटेक ग्रीन हाउस है और जिनको हम नेचुरली वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस कहते हैं, उनमें इसको आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। तो जो प्लग ट्रे में जो पौध तैयार करने के जो प्रमुख फ़ायदे हैं उनमें यह है कि जो पौध तैयार की जाती है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है और हमें ये भी इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने पौधे हमें आवश्यकता है और कितनी पौध हमने इसमें तैयार की है। तो इसमें बीज की मात्रा भी है वो सही हिसाब से लगती है, जिससे कि किसान को लागत में भी कमी आती है। और इसमें जो कद्दू वर्ग की फसलें जिनमें करेला और खीरा प्रमुख है, इनमें जो विषाणु जनित जो बीमारियां हैं उनका लगने का जो प्रकोप अधिक होता है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि जो मर्दारहित माध्यम होता है इसमें बीमारियों का प्रकोप बहुत कम होता है, जिसमें कि आर्द्र गलन एक बीमारी है वो भी इसमें प्लग ट्रे में आने का बहुत ही कम चांस रहता है। तो अगर ये बीमारी अगर इसमें आती है तो इसके लिए जो बाविस्टीन या थायरम, जिसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर और प्लग ट्रे में हम लगा देते हैं, पानी की सिंचाई के साथ में दे देते हैं, जिससे कि इस बीमारी से नियंत्रण पाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसको मुख्य खेत में कैसे रोपाई करें। जो हमारा संरक्षित संरचनाएं होती है, तो हम किसान भाइयों से यही सलाह देना चाहते हैं कि जो आपकी संरक्षित संरचनाएं हैं वो कम से कम 1000 मीटर स्क्वायर एरिया में होनी चाहिए, जिससे कि एक अधिक अच्छा उत्पादन उसको मिल सके, अच्छी आमदनी उसको हो सके। इससे कम जो संरचना है उनमें इस प्रकार की खेती ना करें, क्योंकि इससे एक लागत के हिसाब से मुनाफा नहीं मिल सकता है। तो सबसे पहले किसान भाई जब इसकी मुख्य संरचना में इसकी रोपाई करते हैं उससे 1 महीने पहले ग्रीन हाउस में या आपकी जो भी आपकी संरचना है या वेंटिलेटेड ग्रीन हाउस है उसमें जो उसकी मिट्टी है उसको अच्छी प्रकार से
तो गहराई से खोद दें और उसके अंदर से अच्छी जुताई कर दें और उसमें फॉर्मेल्डिहाइड नाम का एक जो रसायन है उससे उस भूमि को उपचारित कर देते हैं। उपचारित करने के बाद में जो ग्रीन हाउस की ऊपर की जो पॉलीथीन है उसको हटा देते हैं और जो ज़मीनी सतह है उस पर लगभग 15 से 20 माइक्रोन मोटाई की जो प्लास्टिक की जो फिल्म होती है उसको ढक देते हैं, जिससे कि उसमें पाए जाने वाले रोगाणु और जो विषाणु है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। और उसके बाद में 15 से 20 सेंटीमीटर की उठी हुई क्यारियाँ तैयार करते हैं, जिनकी लंबाई हमारी संरचना के अनुसार रख सकते हैं और उनकी जो चौड़ाई है बेड की, जिसको हम क्यारी कहते हैं, उसके लगभग 1 मीटर रखते हैं। और उस पर दो हम जो ड्रिप की जो पाइप है वो उसके ऊपर हम बिछा देते हैं, जिससे कि अधिक उत्पादन मिल सके। उसमें 2 लाइनें बिछाई जाती है ड्रिप की, और ड्रिप की लाइन बिछाने के बाद में ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पौधे से पौधे की जो दूरी है वो लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, और जो 2 लाइन है, जो 2 ड्रिप की जो पाइप होती है उसकी दूरी वो 60 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। और जो 2 क्यारियाँ हैं उनकी जो बीच की दूरी है वो कम से कम 60 सेंटीमीटर रखें, जिससे कि ट्रेनिंग प्रूनिंग करने में आसानी रहती है। इसके बाद में हम बात करते हैं सिंचाई की। जो किसान भाई गर्मी में अगर नेट हाउस में, जहाँ पर वातावरण का नियंत्रण है वो नहीं हो पाता है, उसमें सिंचाई वो गर्मी में 2 से 3 दिन के अंतराल पर करें। अगर वो ग्रीन हाउस में या जहाँ पर वातावरण को पूरी तरह से नियंत्रित किया जाता है, जिसको हम ग्रीन हाउस संरचना कहते हैं, उसमें अगर इसकी खेती करते हैं तो वो उसमें सर्दी के मौसम में 8 से 10 दिन भी के अंतराल से भी इसकी सिंचाई कर सकते हैं, और गर्मी के मौसम में 3 से 4 दिन के अंतराल पर इसकी सिंचाई कर सकते हैं। और विशेषतः ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जब हम सिंचाई का पानी हम खेत में प्रमुख अपने खेत में लगाते हैं तो ये ध्यान रखें कि सिंचाई का जो पानी है उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसका पीएच मान कैसा है, क्योंकि जो ड्रिप में हम जो पानी लगाते हैं अगर उसका पीएच मान अधिक होता है या पानी वो जो खारा होता है जिसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, तो जो ड्रिप है वो ड्रिपर्स हैं उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, जिससे कि पौधों को प्रॉपर पानी नहीं मिल पाता है। और इस बात का सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आपकी मृदा कैसी है, मृदा का पीएच मान कैसा है। इसके दोनों जो फसलें हैं उनके लिए बलुई दोमट मृदा जिसका पीएच मान 6 से 7 हो, जिनमें कार्बनिक पदार्थ अधिक हों, ऐसे संरचनाओं में इनकी बुआई करनी चाहिए। और 3 से 4 वर्ष के अंतराल पर इसकी संरचनाओं की जो मृदा है उसको निकालते रहना चाहिए, और बाहर की जो दूसरी मृदा है वो उसमें डालते रहना चाहिए, क्योंकि इससे जो निमेटोड की जो समस्या है वो अधिक आती है। तो अगर हम मृदा को बदलते रहते हैं तो इसकी निमेटोड की समस्या से भी निजात पाया जा सकता है। तो 1000 मीटर स्क्वायर एरिया से लगभग वो 100 क्विंटल खीरे की फसल से उत्पादन ले सकते हैं, और करेले की जो फसल है उससे लगभग 40 से 50 क्विंटल 1000 मीटर स्क्वायर एरिया में वो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, अगर वो पूसा रसदार किस्म का चयन करते हैं तो। उसके बाद में हम बात करते हैं कटाई छटाई की, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों ही एक बेलदार वाली फसलें हैं जो कि लंबाई में बढ़ती है। तो इसके लिए ये सुनिश्चित करें कि जो आपकी संरचना है उसमें लगभग 2 से 3 मीटर की ऊंचाई पर इसमें तार बांध देते हैं समानांतर दिशाओं में। जिस दिशा में हम ड्रिप के हमने पाइप बिछाए हैं उसी दिशा में हम इसमें तार बांध देते हैं। जब पौधे 20 से 25 दिन बाद में नर्सरी से या पौधशाला से हम स्थानांतरित करते हैं, उसके लगभग 1 महीने बाद इन पौधों को इन तारों पर रस्सी की सहायता से या सूतली की सहायता से तारों पर बांध देते हैं, जिससे कि ये जो बेल है वो आसानी से के ऊपर चढ़ जाती है और इसकी अधिक वृद्धि होती है, पुष्पन भी अधिक आता है, जिससे कि फल भी अधिक लगते हैं, और जो उत्पादन है वो भी हमें जल्दी मिल जाता है। वैसे तो हम संरक्षण संरचना में करेला और खीरे की खेती इसीलिए करते हैं कि बीमारियों और कीटों का प्रकोप कम हो, उत्पादन अधिक हो, उत्पादन जल्दी मिल सके और बेमौसमी खेती हम इसमें कर सकें। परंतु फिर भी जब हम जो हमने संरचना बनाते हैं उसमें कई बार कुछ खामियां रह जाती हैं, उसमें हम 2 दरवाजे नहीं लगा पाते हैं, तो कुछ प्रकार के जो बाहरी जो कीट होते हैं उनका अंदर प्रवेश हो जाता है, जिससे कि बीमारियों और कीटों का प्रकोप अधिक होने से उत्पादन भी गिरने लग जाता है। तो हम बात करते हैं कि जो इसके प्रमुख जो कीट हैं, इसमें कद्दू का लाल बरंग है और फल मक्खी है, सफ़ेद मक्खी है और चेपा है। ये 4 प्रमुख कीट हैं जो कि फसल को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। जो लाल बरंग कीट है वो पत्तियों को खाकर उसको जालीनुमा संरचना बना देता है, जिससे कि फसल को काफ़ी हद तक नुकसान होता है। और जो सफ़ेद मक्खी होती है और जो चेपा होता है वो पत्तियों पर या फूलों पर या जो कोमल तने होते हैं उस पर रस चूसते हैं, जिससे कि पौधे की वृद्धि धीरे धीरे कम हो जाती है। तो लाल बरंग जो कीट है उसके नियंत्रण के लिए मार्शल 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़क कर उसका स्प्रे करें, जिससे कि इस कीट से निजात पाया जा सकता है। और जो सफ़ेद मक्खी है और जो चेपा है
उसके लिए कॉन्फिडोर 1 से 1.5 ml दवा को प्रति लीटर पानी के घोल से बनाकर उसका भी स्प्रे करें। और हम जानते हैं कि जो संरक्षित संरचना है उसमें इन दोनों फसलों में जो माइट, जिसको माइट बोलते हैं, उसका प्रकोप अधिक होता है, जिससे कि पौधा सिकुड़ने लग जाता है, पत्तियां छोटी रह जाती है, उसका प्रकोप अधिक होने से फसल नष्ट भी हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए ओबेरोन नाम की जो दवा है उसका 1.5 ml दवा को प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव करें। अगर हम बात करें बीमारियों की तो इसमें जो प्रमुख बीमारियां हैं उनमें चूर्णी लासिता है, मर्दुरोमी लासिता है, एंथ्रेनोक्स है और वायरस जनित जो बीमारियां हैं उनका नियंत्रण भी बहुत ही आवश्यक होता है। जो चूर्णी लासिता है उसमें सफ़ेद रंग की फफूंद पत्तियों पर दिखाई देने लग जाती है, जो कि बाद में तनों पर भी दिखाई देने लग जाती है। इसके नियंत्रण के लिए केराथिन नाम की जो दवा है उसको 2 ग्राम दवा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसका स्प्रे करें। इन संरचनाओं में दोनों फसलों में अगर डाउनी मिल्डू, जिसको हम मर्दुरोमी लासिता कहते हैं, अगर उसका प्रकोप अधिक है तो इसकी जो पहचान है वो ये होती है कि जो पत्तियों की जो निचली सतह है उसके ऊपर बैंगनी धब्बे दिखाई देते हैं और ऊपरी सतह पर पीले रंग के धब्बे दिखाई देते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए रिडोमिल गोल्ड नाम की जो दवा है उसका 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर उसका स्प्रे करें। इस प्रकार से आप एक अच्छी फसल ले सकते हैं, अधिक उत्पादन कमा सकते हैं और जल्दी उत्पादन ले सकते हैं और बेमौसमी खेती भी कर सकते हैं, जिससे कि किसान भाइयों को अधिक लाभ हो। तो जाना आपने किस तरीके से फ़ायदा आप उठा सकते हैं संरक्षित रूप से अगर आप खीरा और करेले की खेती करना चाहते हैं। तो फिलहाल आज के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें, अपना कोई सवाल या सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है krishidarshan@gmail.com। इसके अलावा पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतज़ार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का भी। और ये सारी जानकारी आपको बता दें आप DD किसान के YouTube चैनल पर भी ले सकते हैं। तो कृषि संबंधी जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।